प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस चैनल पर। जितने भी प्यारे साथी क्लास 10 2025-26 का हाफ ईयरली पेपर देने वाले हैं, यानी उन सभी साथियों का जिसका भी हाफ ईयरली पेपर अभी तक नहीं हुआ है, मेरे प्यारे साथी आज आपके लिए हम सामाजिक विज्ञान का एक नया वायरल पेपर लेकर के आए हैं। देखिए, जैसे जैसे मुझे पेपर पता चलते जाते हैं, जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते जाते हैं, उसी कड़ी में मैं आपके लिए एक नया पेपर आपके सामने प्रस्तुत करता जाता हूं। तो देखिए, आज मुझे मिल चुका है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एक बेहद खास इंपॉर्टेंट वायरल पेपर। जो भी प्यारा साथी है ना, जिसके भी स्कूल में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उस सभी स्टूडेंट के लिए भैया यह पेपर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आज के इस क्लास के अंदर अगर आपने ये सामाजिक विज्ञान का पेपर शुरू से लगाकर एकदम लास्ट तक देख लिया, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा वो सारा क्वेश्चन भैया 100% आपके हाफ ईयरली पेपर में आने वाला है। तो अगर अभी तक आपकी परीक्षा नहीं हुई है तो इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं पेपर की। तो देखिए, जो भी हमारा पेपर होगा भैया, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पेपर को करना है हमको केवल 3 घंटे 15 मिनट के अंदर। मतलब मेनली जो हमको समाप्त करना है पूरा पेपर, वो 3 घंटे के अंदर समाप्त करके आना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 3 घंटे जो 15 मिनट पूरा समय मिलता है, स्टार्टिंग के जो आप सभी को 15 मिनट दिए जाएंगे, इस 15 मिनट में सभी प्यारे साथियों को अपना प्रश्न पत्र अच्छे से एकदम पढ़ना है, ठीक है। यानी कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे इस प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके कुछ बेसिक से निर्देश होते हैं जिसको मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, है ना। और इसके बाद मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस आपके सामने बताने वाला हूं। पहला निर्देश हमारा है कि यह जो प्रश्न पत्र है मेरे प्यारे साथी, आपका 2 खंडों में विभाजित है ना। यानी इस प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला खंड आपका का रहेगा, ठीक है। दूसरा खंड आपका खा रहेगा। पहला मतलब कि पहला निर्देश हो गया। दूसरा निर्देश देखिए, कह रहा है कि खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कि दूसरा खंड हमसे कह रहा है कि आपको यहां पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे खंड आ में। इसके बाद तीसरा निर्देश है, कह रहा है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ निर्देश हो गया, है ना। उम्मीद करता हूं भाई बेसिक सी चीज़ थी, आपको एकदम समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरे वायरल पेपर के हर वह क्वेश्चंस जो आपको हाफ ईयरली पेपर के लिए तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारा खंड आ है और इस खंड आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। टोटल बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो प्यारे साथी, 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आना है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूं, उसको आप जल्दी से नोट कर लेना, है ना। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है भैया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको टिक लगा लेना, सन 1789 ईस्वी। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी भैया, वो आपकी सन 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिया है तो 1 नंबर आपको यहां से पक्का हो जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाला है भाई, ठीक है। तो प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे के सारे क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको नोट कर लेने हैं। तो प्यारे साथी, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसको आपको नोट करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सन 1885। यानी कि हमारी जो कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी सन 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को बिल्कुल राइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन है कि समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था, ठीक है। तो समाचार पत्र जो केसरी आप लोगों की एक रचना थी, है ना। तो कह रहा है इस रचना का प्रकाशन किसने किया था। देखिए ऑप्शन में आपके महात्मा गांधी दे रखे हैं, बाल गंगाधर तिलक दे रखे हैं, मदन मोहन मालवीय दे रखे हैं, प्रताप नारायण आपके मिश्र दे रखे हैं। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने हमारी जो समाचार पत्र केसरी जो हमारी रचना थी, इसका प्रकाशन किसने किया था माई। तो इसका प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से टिक लगा लीजिए। चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से मार्टिन लूथर कौन था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर आपका कौन था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको टिक लगा लेना है। इसका राइट आंसर आपको टिक लगा लेना है, धर्म सुधारक। क्या था भैया, ये एक धर्म सुधारक था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, झारखंड दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा पूछ रहा है किस राज्य में पाई जाती है। मेरे प्यारे साथी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। अगर मैं काली मृदा की बात करता हूं, है ना, तो काली मृदा सबसे ज़्यादा हमारी पाई जाती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है ना, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो पंजाब में अगर मैं मुख्य कारण बताऊं, ठीक है, भूमि निम्नीकरण का, तो वह होता है अत्यधिक सिंचाई। मतलब यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होने के कारण क्या होता है कि पंजाब में जो भूमि होती है वो धीरे धीरे कह सकते हो कम होती चली जा रही है। तो भूमि निम्नीकरण का पंजाब में मुख्य कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके दिखाता जाता हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, यानी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं पेपर से पहले, एकदम रट के जाना आपको पेपर में, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो प्रश्न नंबर आपका 14 दे रखा है, यानी हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू किया गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005, यानी सूचना का जो अधिकार अधिनियम था ये 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद देखिए 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो अगर मैं हरे सोने की बात करता हूं तो आपको सही आंसर लगाना प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। सॉरी, प्राकृतिक वनस्पति कह लो, है ना, या फिर इसको आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो हमारे प्राकृतिक द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं वह हमारी हरे सोने को कह सकते हो आप लोग, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल पहले को टिक लगा लेंगे पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें। कह रहा है कि वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है या फिर सुनहरा रेशा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम। यानी रेशम को हम लोग क्या कहते हैं, सुनहरा फसल, यानी सुनहरी जो रेशेदार फसल होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशम को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। आपको देखिए कपास दे रखी है, जूट ऑप्शन में दे रखा है, प्राकृतिक गैस यानी प्राकृतिक रेशम दे रखा है और इनमें से सभी दे रखा है। पर अगर मैं बात करता हूं कि हमारी यहाँ पर रेशेदार फसल कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। यानी रेशेदार अगर मैं फसल की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि रेशेदार फसल कौन सी है, तो ऊपर वाले में मैंने आपको रेशम बताया था। पर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो प्यारे साथी जूट भी हमारी एक रेशेदार फसल है, कपास भी हमारी एक रेशेदार फसल है और हमारी प्राकृतिक गैस भी एक प्राकृतिक रेशम भी हमारी एक रेशेदार फसल है। तो यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 10 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं कि अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से मैं आपकी इस चैनल पर F24 क्लासेस पर आपकी होने वाली है। और अगर बेहद अच्छे तरीके से आप तैयारी करोगे हमारे साथ जुड़ करके, तो आप ईजिली बोर्ड परीक्षा में 95% नंबर ईजिली लेकर के आओगे हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर लागू नहीं है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। यानी श्रीलंका में आप लोग कह सकते हो कि संघात्मक शासन व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग विभिन्न स्तरों पर सत्ते का बंटवारा करते हैं यानी सत्ता का बंटवारा करते हैं मेरे प्यारे साथी, हम लोग उसको बोलते हैं, कह सकते हो संघीय सरकार। क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं संघीय सरकार। ऐसे सत्ता के बंटवारे के संगठन को हम लोग बोलते हैं संघीय सरकार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। ठीक है, तो इतने प्रश्न अगर आपने अच्छे से नोट कर लिए हैं तो इसके बाद के जितने भी प्रश्न है मैं आपको एक एक करके वह बताऊंगा, है ना। तो आपको सारे क्वेश्चंस भाई नोट करते चलना है और साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है उस प्रश्न का आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स के जरिए बताने का प्रयास करना है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2005, 1999, 2010 और 2001। अगर मैं सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं तो देखिए 2005 में लागू किया गया था। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अभी सॉल्व करा दिए थे लेकिन हमारा जो कैमरा था वह चालू नहीं था। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया कि मुझे क्वेश्चंस आपके लिए दोबारा बताने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो कह रहा है कि कौन से दिन या फिर कौन सा दिन होता है जिस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला 24 दिसंबर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर मैं भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी उसकी बात करता हूं तो भैया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1991। यानी 1991 में क्या हुआ था कि भैया उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 में लागू की गई थी, कह रहा है कि भारत को कौन सा स्थान इसमें मिला था। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 में लागू की गई थी उसके अनुसार भारत को जो स्थान मिला था भैया वह था 124वां स्थान। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग 3rd को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 नोट करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप हाफ ईयरली का पेपर देने वाले हो। अगर एक बार अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो यहाँ से आपका चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम अभी होगा कुछ समय बाद में, फिर इसके बाद आपका जो मेन है वो है बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे, यही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980। यानी 1980 ईस्वी में कह सकते हो कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में अगर मैं जीविका के प्रमुख स्रोत की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि कुछ लोग, यानी अगर मैं अपने पूर्वजों की बात करता हूं, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, ठीक है, वो किस चीज़ से अपना जीवन यापन करते थे, तो वो कृषि से, यानी कि कृषि करते थे और उससे जो भी फसल पैदा होती थी उसको खा करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। अब तो मॉडर्न युग आ गया है तो यहाँ पर नई नई चीज़ें आ गई हैं, हर एक तरीके की चीज़ उपलब्ध हो गई है। ठीक है, तो कृषि का उतना महत्व नहीं है, हालांकि है अभी कृषि का भी बहुत ज़्यादा महत्व, पर पुराने समय में कृषि का कुछ ज़्यादा ही महत्व था। तो पुराने समय के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही हैं। तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि भारत का जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आगे के मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वह सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे वह सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं। जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले वो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं और आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। सभी प्यारे साथियों को लघु उत्तरीय क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए सभी तैयार कर लेने हैं, और अगर आपने दीर्घ उत्तरीय मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस यही पेपर से आपके पूछे जाने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। इसके अलावा अभी आपका 20 नंबर प्रश्न और रह गया है, तो सबसे पहले मैं उसको बताता हूं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं विकसित देश की बात करता हूं, तो मेरा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ब्राजील, बांग्लादेश, फ्रांस और भारत में मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रांस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन लिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? हिस्ट्री का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या होती, पास्ट की चीज़ें, यानी कि पहले की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में हमारी सारी की सारी पास्ट यानी पुरानी चीज़ों की बात हो रही होती है। तो पुराने समय के अकॉर्डिंग भारत, फ्रांस, ब्राज़ील, बांग्लादेश में जो हमारा बिल्कुल विकसित देश, कह सकते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा विकसित देश था पहले के समय में, तो भैया वह फ्रांस था। तो राइट आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतने क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताए है ना, ये टॉप 20 क्वेश्चंस तो आपको बोर्ड परीक्षा से, यानी सॉरी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले तैयार कर लेने हैं। और अगर आपने ये टॉप 20 क्वेश्चंस एक बार तैयार कर लिए, यानी इस अर्धवार्षिक पेपर के, तो अगर आपका हाफ ईयरली पेपर नहीं हुआ है तो ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वर्णनात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको देकर जाएंगे भैया 50 नंबर। ठीक है, तो कैसे आपको 50 में 50 नंबर लाने हैं, कैसे मैं आपको पूरे के पूरे 50 में 50 क्वेश्चंस करके आने, तो चलिए मैं आपको वह बताने वाला हूं, है ना। और एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहां पर हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों जो आपको पेपर में 4 नंबर के देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। तो बात करते हैं, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में लिखिए। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 80 शब्दों में देना है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आप सभी लोगों को जो आंसर है वह आपको लगभग 1 से 1.5 पेज के अंदर क्वेश्चंस का आंसर करके आना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में से देखिए पेपर में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों के दोनों प्रश्नों को आप तैयार करके चले जाना है ना। अब दोनों में से आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से उसका आंसर कर लेना, 4 नंबर आपको यहां से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। और ये देखिए ये हमारे बायो का क्वेश्चन है, सॉरी बायो कह रहा हूं, ये हमारे जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी मतलब ये हमारे भूगोल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? भूगोल का। ठीक है, तो पहला भूगोल का प्रश्न है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और आपको किन्हीं 2 खनिजों के नाम आपको बताने हैं। अगर आप अच्छे से लिख देंगे क्वेश्चन के आंसर को तो 4 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप क्वेश्चन को आप नोट कर लो। आंसर आपको कहाँ से मिलना है तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि आपको आंसर कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को नोट कर लो, फिर मैं आपको आंसर कैसे मिलेगा मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अथवा में आप क्वेश्चन नोट करोगे कि जैव विविधता किसे कहते हैं, है ना। मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। चलो इसको नोट कर लो और इसको नोट कर लो। दोनों के दोनों हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब देखिए दोनों क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है तो वह क्वेश्चंस का आंसर आप बड़े ही आसानी से पेपर में करके आ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में। देखो ये हमारा नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमारा किसका क्वेश्चन है तो ये हमारे नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है प्यारे साथी, इसको नोट कर लेना। और इसके बाद अथवा में एक और प्रश्न दे रखा है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप इसको कर लेना, अगर ये नहीं आता तो आप लोग इसको नोट कर लेना, ये तो जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नागरिक शास्त्र के आप क्वेश्चंस का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और इसके बाद मैं आपको 2 प्रश्न, है ना, यानी कि एक क्वेश्चन आपका और मैं बताऊंगा जो कि आपका लघु उत्तरीय होगा, क्योंकि आपके परीक्षा में प्यारे साथी जो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं वह टोटल आपके 4 पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से केवल आपको 4 का उत्तर देना पड़ता है और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। 4 क्वेश्चन आपको करने के होते हैं तो 16 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे साथी, अब मैं आपको बचा हुआ एक लघुत्तरीय क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन और मैंने अभी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, जो कि आपको 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, हालांकि आते तो 8 क्वेश्चंस हैं पर आपको केवल करने 4 ही होते हैं। तो 6 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका था, तो आपका बचा हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें 2 प्रश्न आपके रह गए हैं। तो प्रश्न हम लोगों का ये है और आपका ये है, इनके बीच में लगा हुआ है अथवा, तो आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको अपने पेपर में करके आना है। अगर मैं दोनों प्रश्नों की बात करता हूं तो ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं, है ना प्यारे साथी। अर्थशास्त्र के हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो रोजगार के जो संगठित क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उनको क्या करना है, परिभाषित करना है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अथवा में जो हमारा प्रश्न है वह हमारा पूछा गया कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, उसकी विशेषताओं को आपको एकदम अच्छे तरीके से स्पष्ट करके बताना है ना। दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको अपने पेपर में लिख के आना है, पर मेरे हिसाब से आपको दोनों के दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो यहाँ पर आपको वर्णनात्मक क्वेश्चंस आप देखने को मिलने वाले हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, जो कि आपके प्रश्न परीक्षा में 6 अंक के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कितने के आते हैं नंबर के, तो 6 अंक के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, 6 अंक वाले क्वेश्चंस हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में अपने मतलब कि पेपर में 150 शब्दों में इनका आंसर करके आना है ना। प्यारे साथी, एक चीज़ और सुन लेना आप लोग कि आपको मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ इसका मैं आपको अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर आपको, है ना, इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्नों के जो आंसर क्वेश्चन है उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो 150 शब्दों में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको तैयार करना है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में देखिए आपको 2 प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यह तैयार करना है कि सन 1789 ईस्वी की जो फ्रांस, लिख लीजिए यहाँ पर फ्रांस, तो सन 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तो इसका फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, उसको आपको बताना है और किन्हीं 5 प्रभावों का आपको उल्लेख करके बताना है। तो 6 नंबर अगर आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिएगा। 6 नंबर का ये क्वेश्चन भी हमारा होगा। तो आपको देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आपने दोनों के दोनों प्रश्न तैयार कर लिए तो आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता इनमें से तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों प्रश्नों का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यानी अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिएगा आंसर आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है ना, इसको आपको बताना है। मतलब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, इसकी परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, इसके बाद मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी जो जितने भी कारण हैं उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन है कि भारत में जो कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं इनको आपको लिखना है। तो प्यारे साथी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके भूगोल के हैं। ये दोनों ऊपर वाले क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के थे, यानी इतिहास के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दोनों में से कोई एक आपको हिस्ट्री का क्वेश्चंस करना है और दूसरा मतलब कि भूगोल 2 क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस में से भूगोल का कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में करके आना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इसमें भी आपके प्यारे साथी 2 प्रश्न आपके दे रखे हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके हैं नागरिक शास्त्र के। ठीक है, और यहाँ पर भी भैया आपको 2 क्वेश्चंस का भी आंसर करके आना है, मतलब कि दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का आपको आंसर करके आना है। पहला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ लिखिएगा और अथवा में दूसरा प्रश्न आप लोग नोट करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है ना, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसको बताइएगा। तो अथवा में आपको देखिए 2 प्रश्न है, मतलब कि 2 प्रश्न है, अथवा में एक और प्रश्न है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का अगर आप आंसर, ठीक है, अपने पेपर में करके आते हो तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। मेरे प्यारे साथी, आपको क्वेश्चन दोनों ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसकी जगह दूसरा लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का आपको अच्छे से एकदम वर्णन करना है। तो ये हमारा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। ठीक है,
ये हमारे अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, सॉरी भारतीय लोकतंत्र, ये हमारे नागरिक शास्त्र का ही क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नहीं है, नागरिक शास्त्र का ही है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा अर्थशास्त्र का था, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा नागरिक शास्त्र का था, ठीक है। तो यहाँ एक नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है और एक अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ये नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अथवा में आपको एक और क्वेश्चन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक और क्वेश्चन है, ये देखो, उपभोक्ता का शोषण रोकने के कोई दो उपयोग लिखिएगा, दो उपाय लिखिए। प्यारे साथी, ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो एक क्वेश्चंस कराया था उसमें और इस वाले में से कोई या करके, मतलब अथवा में से कोई एक आंसर, क्वेश्चन का आपको आंसर पेपर में लिख के आना है, ठीक है। अब देखो प्यारे साथी, आपको आंसर कैसे लिखना है ना। प्यारे साथी, आपको आंसर कैसे लिखना है पेपर में मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उनका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आंसर आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो गूगल में जाना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीका है। गूगल में जाना, आपको कुछ भी क्वेश्चन बैंक, कोई बुक नहीं ढूंढनी, बस गूगल पर जाइए। गूगल लेंस में क्या करिएगा आप लोग, जो भी क्वेश्चंस का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर्च कर लेंगे, आपके सामने आंसर आएगा एकदम शब्द, अच्छे शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में, जिसको आप नोट कर लेंगे और पेपर से पहले उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लर्न करके चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको मानचित्र संबंधी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, क्योंकि मानचित्र आपके पेपर में इतिहास में आता है, सॉरी आपके सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है और टोटल 10 मार्क्स का ये आपका आता है। कितने नंबर का? टोटल 10 मार्क्स का आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको मानचित्र का बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारी 9A और 9B होंगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9A से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्रश्न संख्या 9B से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर मैं प्रश्न संख्या 9A की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, यानी प्रश्न संख्या 9A में आपको इतिहास देखने को मिलने वाली है, यानी इतिहास के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसे क्या कहते हैं। देखो, वह स्थान जब 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर। यानी मेरे प्यारे साथी, नागपुर में कह सकते हो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अभी मैं आपको देखिए मानचित्र में बताऊंगा कि आपको आंसर कैसे फिल करना है। देखिए अभी मैं आपको मानचित्र दिखाता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चंस को पहले मैं आपको आंसर के सहित तहत बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको मानचित्र में भर के बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे वो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। कहां पर? इलाहाबाद में, ठीक है। तभी वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जिसको हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो इलाहाबाद कहां पर है मेरे प्यारे साथी? ये प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में है। कहां पे? ये हमारा प्रयागराज में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो मैं अगर प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की बात करता हूँ तो मेरे प्यारे साथी यह आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। और आपका जो अमृतसर होता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पंजाब में पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ वह आप सभी लोगों का है अहमदाबाद, ठीक है। क्या है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में। तो सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। सर्वप्रथम कह सकते हो कि नमक कहाँ पर बनाया गया। तो नमक जो बनाया गया था वो दांडी में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? नमक जो बनाया गया था वो दांडी में बनाया गया था, है ना, दांडी में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? दांडी में। और दांडी आपका कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अहमदाबाद भी आपका कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। तो प्यारे साथी ये आपके मानचित्र के आंसर हो गए, है ना। और जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको जो आंसर है इनका आपको मानचित्र पर कैसे क्वेश्चन को दर्शाना है। देखो तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है। ये आपका क्या भैया? ये आपका भारत का, ठीक है, ये क्या है? भारत का
मानचित्र है। ठीक है, ये क्या है प्यारे साथी, ये आपके भारत का मानचित्र। सेम इसी तरीके से आपको आपके परीक्षा में भारत का मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम मानचित्र आपको दिया जाएगा। और इस भारत के मानचित्र में मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है कि इस भारत के मानचित्र में आप सभी लोगों को अपने सारे मानचित्र वाले क्वेश्चन करके आने हैं। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करता हूं, पहला क्वेश्चन था वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो प्यारे साथी देखिए, आपका महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो आप कहेंगे भैया जी महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है। ठीक है, महाराष्ट्र हमारा कहाँ पे है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे है। तो राइट आंसर आप लोगों को आंसर नंबर 1 डाल के यहाँ पर कर देना है नागपुर। नागपुर, ठीक है। तो नागपुर में क्या है? तो नागपुर में आप लोग कर दोगे ये क्या है भैया, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। आंसर नंबर फर्स्ट आप लोग डाल करके ऐसे नागपुर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में महाराष्ट्र भी लिख देना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर शहीद हुए? तो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद आपका प्रयागराज में बना हुआ है। तो प्रयागराज कहाँ पे भाई? तो ये यूपी में है। ठीक है, तो यूपी आपका यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, यूपी आपका कहीं यहाँ कहीं पड़ता है। तो आप कुछ इस तरीके से दूसरा आंसर नंबर डाल करके यहाँ पर आप डाल दोगे इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन शहीद हुए थे इलाहाबाद में? तो आप कहेंगे भैया जी इलाहाबाद में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रयागराज भी ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको तीसरा आंसर कहीं मिलेगा आपको तो उसको भर देना है। फिर कहीं आपको चौथा आंसर मिलेगा तो उसको आपको भर देना है। फिर कहीं आपको पांचवा आंसर मिलेगा तो आपको कुछ इस तरीके से उसको भी भर देना है। ऐसे करके आपको पांचों के पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको करके आना है। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे साथी, आपको अगला प्रश्न संख्या 9B प्रश्न संख्या, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आते 5 ही क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस का ही आपको आंसर करना पड़ता है। पर यहाँ पर जो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ता है, तो ये क्वेश्चंस आपके होते हैं भूगोल के। किसके होते हैं? भूगोल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये क्वेश्चंस हमारे जियोग्राफी के होते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी जियोग्राफी के 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चाय उत्पादन का एक क्षेत्र। देखो यहाँ पर आपको चिन्ह दे दिया जाता है कि आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग चिन्ह दिया रहता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर पहला क्वेश्चन कह रहा है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र आपको बताना है। तो चाय उत्पादन का एक क्षेत्र आप लोग असम कर लो। तो असम में है ना, कह सकते हो कि चाय उत्पादन अच्छे तरीके से होता है। तो चाय उत्पादन का एक क्षेत्र हमारा असम होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर असम आपको कहीं पर भर देना, जहाँ पर असम राज्य आपका है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि असम आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा, असम। ठीक है, पहला आंसर। अब देखिए भूगोल के आंसर को आपको किसी अलग तरीके से दर्शाना, जैसे कि ये पहला आंसर है तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से दर्शाना है इसको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना है। ठीक है, तो ये पहला आंसर आपको हो गया, यहाँ पर आप असम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा आंसर आपका मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथी? महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह जो स्थित है वह आपका कहाँ पे है? वह आपका कह सकते हो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और किस चिन्ह द्वारा? तो इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ कहीं पर आप लोग आंसर नंबर, ठीक है, आंसर नंबर 2 डाल करके इस तरीके से आप दर्शा दोगे, है ना। और यहाँ पर आप लिख भी दोगे भूगोल। ठीक है, जो भी आप आंसर दर्शाओ उसमें आप लिख दीजिएगा भूगोल। यहाँ पर आप लिख दोगे महाराष्ट्र, है ना। दूसरा आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर भी आप भूगोल लिख देना, और इतिहास के सामने आप लोग इतिहास लिख देना। जैसे कि हिस्ट्री के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर आपको इतिहास लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इतिहास लिख देना है, ताकि जब आपके एग्जामिनर मानचित्र चेक करे तो उसको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ तो कह रहा है कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। तो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका स्थित है मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। और मुंबई भी आपकी कहाँ पर बसी हुई है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुंबई तो राजधानी है ना, कह सकते हो मुंबई राजधानी है ना महाराष्ट्र की। ठीक है, तो मतलब आपका तीसरा आंसर भी यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से तीसरा आंसर आपको दर्शा देना है। ठीक है, तीसरा आंसर आपको यहाँ पर इस तरीके से दर्शा देना है। भूगोल का तीसरा आंसर हमारा ये। ठीक है,
यहाँ पर आपको मुंबई इस तरीके से दर्शा देना है, ठीक है। ऐसे ही करके आप चौथा आंसर कहीं दर्शा दोगे, ठीक है ना, और उसको यहाँ पर अच्छे से एकदम भूगोल करके लिख दोगे, ठीक है, और उसका जो भी आंसर है यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद जो नगर है ये चिन्ह द्वारा इसको दर्शाइएगा। तो ये कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। ये हमारा एक तेलुगु प्रदेश है, ठीक है, एक साउथ राज्य है, ठीक है, तेलंगाना। तो आपको इसको भारत के मानचित्र में दर्शा देना है। पांचवा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध। तो नर्मदा नदी पर हमारा एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। कौन सा? सरदार, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। तो इसको भी आपको कह सकते हो कि सरोवर बांध को भी आपको दर्शा देना अपने भारत के मानचित्र पर कुछ इस चिन्ह द्वारा। तो प्यारे साथी, यहाँ से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता हुआ है ना। मैं आपको सब कुछ कराया हूँ इस क्वेश्चन पेपर में, और अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कराया। मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर सारी चीज़ें कराई, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए, 50 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराए, वर्णनात्मक क्वेश्चंस कराए। मानचित्र से जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि 10 क्वेश्चंस आपके मानचित्र से आते हैं, 5 नंबर्स के इतिहास के क्वेश्चंस और आपके 5 नंबर के भूगोल के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको लगभग पूरा पेपर, अगर आपने अच्छे से तैयार, मतलब कि एक बार क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया होगा, तो उम्मीद है कि आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर में जो आपका हाफ ईयरली पेपर आने वाला है उसमें आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो मेक श्योर हाफ ईयरली का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।